ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मौजू कुछ और सोच कर बैठे हुए थे, लेकिन यकीन कीजिए जिस कदर दुख हुआ है, जिस कदर तकलीफ हुई है हुकूमत के उस रवैये से जो कि जर्नलिस्ट, कैमरामैन और बिलखुसूस समा टीवी के साथ बरता गया है। हमारी ट्रांसमिशन उठाकर देखी जाए, हमारी 14 अगस्त से लेके अब तक की तमाम कवरेज और अगस्त से मार्च की पूरी ट्रांसमिशन को अगर नोट किया जाए, जिन नाज़रीन ने देखा है वो इस बात के गवाह है कि समा टीवी किस कदर न्यूट्रल रहकर, गैर जानिबदार रहकर अपना काम करता रहा है, अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहा है। हमने कोशिश की है कि किसी भी तरह की जानिबदारी का मुजाहरा न किया जाए। गो के हर चैनल की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, लेकिन ये बात मैं भी दावे से कह सकता हूं, नाज़रीन आप बेहतर जानते हैं, आप व्यूवर्स हैं, कि समा टीवी ने जिस तरह कवरेज की, हर पहलू को जिस तरह वो था उस तरह आप तक पहुंचाया। लेकिन यकीन कीजिए अगर इस तरह हमें इनाम दिया जाएगा, जिस तरह हमारे कैमरामैन, हमारे रिपोर्टर्स, हमारा जो दीगर क्रू है उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और आज बात मैं ये वसूख से कहता हूं और दावे से कह सकता हूं कि ये गलत फहमी का नतीजा नहीं है। हमारे कैमरामैन बेचारे कार्ड्स दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि उनका ताल्लुक जो है वो किस चैनल से है। और नाज़रीन यहां पर अफसोसनाक बात यह कि न सिर्फ हमारे बल्कि दीगर जो मीडिया हाउसेस हैं उनके कैमरामैन, उनका क्रू, उनके एम्प्लॉयज, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये टारगेट जो है किया जा रहा है, खासतौर पर मीडिया को। ऐसा किया क्यों जा रहा है? हम बात करते हैं सीनियर सहाफी और तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, इसकी मजम्मत भी की जा रही है, लेकिन अफसोस का मकाम पता कब था? जब परवेज रशीद साहब आते हैं हमारे पास और कहते हैं कि जी हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसका नोटिस हमने ले लिया और एक्शन होगा। और उसके बाद जो एक्शन होता है वो ये कि समा टीवी का एक और कैमरामैन उस बेचारे पर तशद्दुद किया जाता है। वो बता रहा है, अपना कार्ड दिखा रहा है कि मैं कौन हूं, उसके बावजूद उसको मारा पीटा जा रहा है। ये तो इंतहाई अफसोसनाक है और काबिल मजम्मत है। ये बात तो दुरुस्त है कि बड़ी एक नाजुक सूरत हाल है, लेकिन पुलिस को वाज़ेह हदायत होनी चाहिए थी कि मीडिया के कामों में दखल नहीं देना। देखिए अब दुनिया बहुत तब्दील हो चुकी है, आप कैमरे को रोक नहीं सकते, उसकी आंख बंद नहीं कर सकते और लोगों को बेखबर नहीं रख सकते। तो वजीर इत्तलात जो है, अगर उनकी बात जो है नहीं सुनी गई तो वजीर दाखिला जो है वो इसका नोटिस लें, बल्कि वजीर आजम को नोटिस लेना चाहिए और फौरी तौर पर जो कुछ हुआ है उसकी तहकीकात का हुक्म दिया जाए और सख्ती से हदायत की जाए आईजी पुलिस को कि इस तरह का कोई वाकया आइंदा ना होने पाए। इसके बड़े तबाहकुन असरात मुरत्तब होंगे और जो इस वक्त इस्लामाबाद में हो रहा है उसमें बहुत शिद्दत से खलल पड़ जाएगा। मुझे तो जी ऐसा लगता है कि शायद ये हिदायत हैं कि पुलिस वाले किसी भी वहां पर जो कैमरामैन, जर्नलिस्ट दीगर मौजूद हैं उनको छोड़े ना। मुझे समझ नहीं आती शामी साहब कि ये जिम्मेदारी हम फिर किस पर डालें। मॉडल टाउन का सानिया होता है, उसकी हालत आपने देख ली, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद एफआईआर दर्ज होती है और जो ताउन किया गया उनके साथ। आप मुझे बताएं हम अपना माथा कहां पर जाकर रगड़े अगर हमारे साथ इस तरह किया जाएगा और इस तरह का बर्ताव रखा जाएगा। और ये जिम्मेदारी कल चौधरी निसार साहब रात को खुद दौरा करते हैं वहां का, ये जिम्मेदारी उनकी है, रेड जोन की सिक्योरिटी, पुलिस उनकी हिदायत पर अमल भी कर रही है, आईजी की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी बनती है ये? नहीं, जाहिर है कि आईजी की जिम्मेदारी है, वजीर दाखिला की जिम्मेदारी है, उससे आगे बढ़ के वजीर आजम की जिम्मेदारी है कि उनको सूरत हाल का नोटिस लें, इसको तब्दील करें। और ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, इससे इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत को आंखों में पट्टी नहीं बांधनी चाहिए और कानों में रुई नहीं ठूसनी चाहिए और हमारी बात सुननी चाहिए और फौरन सुननी चाहिए। इन्होंने शामी साहब जस्टिफिकेशन ये दी कि ये जो डंडा बरदार मुजाहिरीन थे, चूंकि ये हमला करना चाह रहे थे, इन्होंने कन्फ्रंट किया पुलिस को, इसलिए हमने इनसे लाठीचार्ज किया, इन पर हमने आंसू गैस के शेल्स फेंके। हम उस तरफ नहीं जाते, हमने न्यूट्रलिटी से दिखाया जो कुछ हुआ कल रात, जिसने क्या किया वो सब हमने वैसा ही दिखाया, मनोवन दिखाया, किसी किस्म की उसमें एंगलिंग नहीं की। मुझे ये बताइए कि किस कैमरामैन के पास डंडा था, किस रिपोर्टर के पास हथियार थे? हमने हर इशू के अंदर, हर मसले के अंदर हमने हुकूमत का वर्जन भी उसी तरह पेश किया जैसे ऑपोजिशन का वर्जन पेश किया। फील्ड के अंदर हमारे पास या कैमरा है जी या अपना माइक है, हमारे पास तो कोई डंडा नहीं था। तो आपको क्या लगता है, क्या समझ आता है कि आखिर बिलखुसूस मीडिया को और कल रात से लेकर अब तक समा को टारगेट किया क्यों जा रहा है? असल में जो हमारा हथियार है वो डंडे से और बंदूक से ज्यादा ताकतवर है
क्योंकि जो कैमरे की आंख जो दिखाती है और जो कलम जो कुछ लिखता है वो उससे कहीं ताकत रखती है और कहीं असर रखती है। असर उसका ज्यादा होता है, लोगों को हकायक से आगाही होती है। और हुकूमत को ये बात समझनी चाहिए कि जमाना तब्दील हो चुका है। अब कोई हम 20वीं सदी में या 19वीं सदी में नहीं रह रहे। इस वक्त तो इंफॉर्मेशन का एक इनकलाब आ चुका है और जो बदले हुए हालात हैं उसके मुताबिक उसको ढालना चाहिए अपने आप को और अपने रवैयों को। और मुझे तवक्को है कि बहुत जल्द वजीर आजम इसका नोटिस लेंगे और सख्त कार्रवाई को हुक्म देंगे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मीडिया पर्सन्स को निशाना बनाया है। उम्मीद तो करते हैं शामी साहब और दुआ करते हैं कि वो ऐसा करे। हमारे साथ रहिएगा जी, हमें अयाज अमीर साहब ने भी ज्वाइन किया। अयाज अमीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे पता क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि जब वो जमाना था ना कि जब सहाफियों को कोड़े लगाए जाते थे, सजाएं दी जाती थी सरेआम, शायद वो जमाना दोबारा वापस लौट आए हैं। देखिए, वो जो कोड़े वाले जमाने थे वहां भी इस किस्म का इज्तमाई तशद्दुद सहाफियों के खिलाफ तब भी नहीं हुआ था। वो आइसोलेटेड इंसिडेंट था वो जो कोड़ों वाला था, पर ये जो इस्लामाबाद में हो रहा है, आज सुबह हुआ था, फिर दोबारा ये जो अभी एक कैमरामैन के साथ हुआ है, इस किस्म की नजीर आपको पाकिस्तान की पूरी तारीख में नहीं मिलेगी कि इतना ये ज्यादा तशद्दुद सहाफियों के साथ किया जाता रहा हो। ये पता नहीं कौन सी तारीख रकम कर रहे हैं। मॉडल टाउन से लेके यहाँ तक आप देखें, जो कल हुआ इस्लामाबाद में, आज सुबह हो रहा है, बदस्तूर जारी है। पता नहीं ये क्या करने जा रहे हैं, हालात इनके कंट्रोल में है नहीं और ये समझ रहे हैं कि आप ये तशद्दुद के इस्तेमाल से कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये आग फैल रही है और इनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। शामी साहब भी हमारे साथ लाइन पर हैं। याद साहब, शामी साहब, आपने तो ज़िया का दौर भी देखा, उस जमाने में भी सहाफत की, जिस तरह की सहाफत करनी पड़ती थी उस जमाने में वो बहुत मुश्किल थी, हम बेहतर जानते हैं। ये फर्क क्या है उस दौर में और आज के दौर में? जमहूरियत का लाग तो हम अपनाते हैं और बार बार कहते हैं जमहूरियत है, यहाँ पे आज़ादी राय, तो ये कैसी आज़ादी राय है? देखिए, हर दौर की अपनी मुश्किलात होती हैं। उस वक्त की मुश्किलात अपनी थी और आज की मुश्किलात अपनी है। अब तो आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हमारा यानी आज़ादी जो है बहरहाल हमारे यहाँ बहुत बड़ी हद तक मौजूद है, लेकिन ये जो हुकूमत है उसके रवैये नहीं बदले, जो पुलिस के रवैये नहीं बदले, जो इंतजामिया के रवैये नहीं बदले और इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये कोई 20-25 साल पहले, 40 साल पहले की दुनिया में नहीं रह रहे और ये जो कुछ कर रहे हैं। और इससे मुझे हैरत है कि कई घंटे से आप दिख रहे हैं, ये प्रोग्राम हो रहा है, कई टेलीविजन चैनल्स पर पावेला किया जा रहा है, लेकिन तब से मत क्यों नहीं हो रही इंतजामिया, इसका नोटिस क्यों नहीं ले रही, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही और मीडिया पर्सन्स का एतमाद बहाल क्यों नहीं कर रही? ये मैं समझ से बाला कर है। ठीक है। अच्छा सर, बड़े दिनों से ना चूंकि ये बात की गई थी कि जी मॉब है यहाँ पे और किसी वक्त भी वो एक्टिव हो सकता है और ऐसी हरकत हो सकती है, मीडिया को इन्होंने कोई ब्रीफ नहीं किया, मीडिया को इन्होंने इस हवाले से एतमाद में नहीं दिया और जहाँ पर जिस तरह से उनको प्रोटेस्टर्स को डील किया जा रहा था वैसे ही इन्होंने मीडिया को डील करना शुरू कर दिया। देखिए, बात यह है कि जो कुछ उन्होंने किया है उसकी तो उसकी ख्याल है कि वो बिल्कुल हम उससे यानी मीडिया ने तो कवरेज करनी है उसकी, मीडिया उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता ना। हो सकता है किसी हर शख्स की अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरह से मॉब गया है, जिस तरह वजीर आजम हाउस और ऐवान सदर और असेंबली खतरे में मुब्तला रही है उनकी इमारतें, उसकी तो आप तारीफ या तारीफ नहीं कर सकते। नहीं, उसकी बात हम कर भी नहीं रहे शामी साहब, वो अलहदा मसला है। उसको जिस तरह हमारा काम था सिर्फ उसको दिखाना, मीडिया का कसूर क्या था? जब एक वाकया हो रहा होगा तो उसकी कवरेज की जाएगी और लोगों को पता चलेगा। अगर लोगों को पता चलेगा, लोग देखेंगे कि ये मॉब किस तरीके से आया है, तो उसका रद्द अमल भी होगा लोगों के दिल में। अगर उन आंखों पे पट्टी बांध देंगे लोगों की तो रद्द अमल क्या होगा? ये हुकूमत जो है ये समझ रही है कि तारीकी में धकेल कर ये बहुत रोशनी पैदा करने की, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अयाज अमीर साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर आपकी समझ आती है तो आप बताइएगा, आखिर मकसद क्या हासिल करना चाह रही है हुकूमत इस तरह से ब्रूटली टॉर्चर करके मीडिया पर्सन्स को? देखिए, मुझे आप एक चीज बता दें, मुशर्रफ मिलिट्री डिक्टेटर था, उसके खिलाफ मीडिया ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने क्या कुछ नहीं किया और वो एक फौजी आमिर था। कभी मुशर्रफ के दौर में ये हुआ है जो आज मीडिया के साथ हो रहा है, ये जो सुबह हुआ है, जो रात को हुआ है, जो अब तक चल रहा है, अब तक सबक हासिल नहीं
कर सकते। ये अपने आप को जमहूरियती हुकूमत और हुक्मरान कहते हैं और गालियां देते हैं कि मुशर्रफ ने ये कर दिया, मुल्क की शक्ल बिगाड़ दी, फलाना कर दिया, फलाना कर दिया। उसने तो बहुत तहम्मुल से ये सब कुछ बर्दाश्त किया था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ मुहिम्में नहीं चली, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कभी नहीं किया था। उन्होंने तो सब्र का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ा था। ये जो आए हैं, मैं आप मॉडल टाउन का पहले मैंने जिक्र किया, वहां से लेके अब तक इनसे कोई चीज ठीक हो नहीं रही। अपनी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ पूरी कौम को भी इम्तिहान में डाल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ बाबर अवान साहब भी मौजूद हैं और हमें एयरवाई न्यूज के ब्यूरो चीफ आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी ज्वाइन किया है। बाबर साहब, मैं आपकी तरफ भी आता हूं, भट्टी साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपका चैनल भी तशद्दुद का निशाना बना, आपका क्रू भी तशद्दुद का निशाना बना। आपको समझ आता है कि आखिर क्या वजह है कि अब इन्होंने फील्ड में मौजूद जो वर्कर्स हैं मीडिया हाउसेस के, उनको भी निशाना बनाना शुरू कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, ये तो मैं जिन जिन हमारे सहाफी भाइयों ने, दोस्तों ने, खुसूसन कैमरामैन और रिपोर्टरों ने अपना खून बहाकर अपनी जानों को जिंदगी के आखिरी स्टेज तक ले जाकर लोगों तक हकायक दिखाए, सच दिखाए, उनकी अजमत को सलाम करता हूँ। वो समा टीवी का हो, एयरवे का हो, किसी भी टीवी का हो, इन्होंने एक दास्तान बना दी है कि बम, बंदूक, गोली से सहाफी अपनी कलम को नहीं छोड़ सकते, अमन का रास्ता नहीं छोड़ सकते, लोगों को सच दिखाने का आईना नहीं छोड़ सकते। समा या एयर, किसी भी टीवी का जो खून निकला है, दर हकीकत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून लीग के सरबराह हैं, उन्हें लाल रंग सुर्ख बड़ा पसंद है, या वो लिपस्टिक का हो या लोगों के खून का हो। ये एक इनकी हिस्ट्री रही है। मैं माजी में इनकी हिस्ट्री, बाबर अवान साहब भी गवाह है, दिखाऊंगा। इन्होंने एक अदारा जो आज कल इनका PRO बना हुआ है, उस पर 2 घंटे फायरिंग कराई, अदारे अखबार के दफ्तर में 2 घंटे फायरिंग कराई। वो नून लीग का ही हुकूमत थी जी। उसके बाद 98 में उन्होंने एक अदारे को एक पेज पे ले आए, वो भी नून लीग की हुकूमत थी। इन फिक्र मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ ये कहते हैं 2-3 साल। क्या लगता है कि इस तरह से ये जो हिदायत हैं ये किसकी तरफ से दी गई होंगी? क्योंकि ये सवाल बहुत अहम है कि ये पुलिस एहलकार अपने तहीं ऐसा कर रहे हैं या किसी की हिदायत पर ऐसा हो रहा है? नहीं, अली इस तरह नहीं होता। इनफैक्ट ये जाती उमरा एक किचन कैबिनेट का इजलास हुआ जिसमें मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इसाक डार साहब, आजा साहब और ये मिनिस्टर प्रेस रिलीज, जो ये क्या नाम है यार, जो बड़े झूठ बोलते हैं, मेरा नाम नहीं आ रहा है, परवेज रशीद साहब जी। इनका एक ख्याल था कि चंद सहाफियों को इतना शिद्दत करें, 1-2 सहाफी मर भी जाए ताकि लोग डर के हकायक दिखाना छोड़ दें। इसी वजह से आज आपके कैमरामैन, रिपोर्टर को इस तरह तशद्दुद और इबरतनाक तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि सहाफी खौफो खराश में आके घरों में छुप जाए बजाय अपने फराइज की अदायगी के, और ये अपनी जुर्म और बर्बियत की ऐसी दास्तान बना दें कि लोग सच कहना छोड़ दें, सच दिखाना छोड़ दें, सच बोलना छोड़ दें। अभी मैं देख रहा था इनका एक और PRO है, पता नहीं क्या नाम है उसका, डॉक्टर जवेद अकरम साहब, उसकी हिस्ट्री देख लें वो किसका भाई है, इनकी हिस्ट्री देख ले। वो उधर PRO बनकर दे रहा है, इधर शैलिंग से ज्यादा जख्मी नहीं हुए फलान। खुदा रसूल का वास्ता, ये पाक फौज ने जो कल स्पीकर पे ऐलान किया, आगे ना एक ये भी ऐलान करे जो इस हुकूमत से इख्तलाफ राय रखते हैं, ऐसी गैस छोड़े पाकिस्तान के हर ऐसे सहाफियों को छोड़े जो सब माल के हकीकी के पास पहुंच जाए और जिनके लिए कब्रें उनके घरों में ही बना दें, ताकि इन्होंने तो लोगों को कब्रिस्तान में भी नहीं दफनाने देना। उधर भी इनकी पुलिस गर्दी और जो प्राइवेट कपड़ों में है वो लोग हम पर तशद्दुद करेंगे, हम माल के हकीकी के पास चले जाएंगे। और मैं इमरान खान से गुजारिश करता हूँ, अभी आपकी वसात से खुदारा वो बाहर ना आए। इनकी कल की प्लानिंग यही है, इमरान और ताहिर कादरी अपने कंटेनरों से निकले, ये इस तरह खौफनाक इबरतनाक उदत करें शैलिंग कि इन दोनों को गिरफ्तार करा के नामुकाम ले जाए। ठीक है, ताकि इनका क्राउड वहां से बिल्कुल मायूस होकर। आरिफ हमीद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समा टीवी को वक्त दिया। बाबर अवान साहब, आपने गुफ्तगू भी सुनी आरिफ हमीद भट्टी साहब की। परवेज रशीद साहब कहते हैं कि जी हमने हुक्म नहीं दिया पुलिस को कि वो ऐसा करे, तो पुलिस क्यों खुद से ही वो उसका क्या मतलब दिमाग खराब हो गया है क्या? तब देखिए, 2 चीजें याद रखने वाली हैं। जो पुलिस एक्शन है उसकी जिम्मेदारी 2 सतहों के ऊपर, 2 टीयर्स के ऊपर होती है। ये मैं आपको लीगल जो गवर्नेंस का निजाम है पाकिस्तान के अंदर, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। पहले तो ये है कि कोई फैसला करता है एग्जीक्यूटिव साइड पे
कि किस कदर फोर्स हमने यूज करनी है। इसलिए कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके कवानीन के मुताबिक और बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस के मुताबिक जो प्रोटेस्टर होता है उसके खिलाफ भी, और जो अनआर्म्ड शहरी होता है उसके खिलाफ भी, और जो जिस इलाके में फौज बाकायदा हमला करती है वहां एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स को रोकने के कवानीन दुनिया के अंदर मौजूद है। हम जंगल के अंदर नहीं रह रहे। ठीक है। उन कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का पहले ये फैसला हुआ कि हमने फोर्स यूज करनी है। इतनी यूज करनी है, अभी आपका चैनल दिखा रहा था कि किस कदर वहां पे रात को गैस के कंटेनर्स मारे गए, वो लाखों हैं, हजारों में नहीं है, और जो गोलियां मारी गई वो हजारों में है। जो ये वो हैं जो आपको मिल सके और चुन के किसी ने एक जगह पे जमा कर दिए। इस्लामाबाद में तो ये अगले 100 साल तक ये कंटेनर खाली गैस के और गोलियां और चले हुए कारतूस मिलते रहेंगे। वैसे भी ये पूरी गवर्नमेंट ही चला हुआ कारतूस है, लेकिन ये कारतूस जो रात को चलाए गए, इस चले हुए कारतूस की तरफ से मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जाहिर है फिर एक लोकल पुलिस चीफ होता है जो ऑर्डर करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस वाले उठें और उनको गुस्सा आ जाए और वो सोटियां मारना शुरू कर दें और वो लाठियां चलाना शुरू कर दें। एक दूसरा, ये जो ऑपरेशन है, आपका कैमरामैन बेचारा नजर आ रहा है, हमारा जानने वाला इस्लामाबाद, हम आते रहते हैं, आपके दफ्तर देखते रहते हैं इसको, ये नजर आ रहा है, या दूसरे जितने भी रिपोर्टर्स हैं या कैमरामैन हैं जिनके सर फटे हुए हैं और जिनका खून गिर रहा है, खून नाहक है, ये इन सब को टारगेट करने का तो मैं नहीं समझता कोई लोकल पुलिस ऑफिसर इतना रिस्क ले सकता है कि वो कहे कि जाओ साहबियों को मारो। ये ऑर्डर ऊपर से आते हैं ऐसे, इसलिए कि ये टारगेट किलिंग का ऑर्डर है, और जो जनरल ऑर्डर जिस तरह मैंने कहा वो पुलिस के लेवल पे दिए जाते हैं। इसका एक और पहलू जरा आप देख लीजिएगा, वो पहलू ये है कि क्यों कुछ टेलीविजनों को ही निशाना बनाया जा रहा है, और क्यों PTV 1 और एक और जो PTV 2 है और एक और जो PTV 3 है, उनके अलावा कुछ टीवी स्टेशंस को निशाना बना रहा है। अगर तो ये इन रेम मारते, इन जनरलिटी मारते और इन ओमनीबस मैनर, ये तीनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं अंग्रेजी में, कि हर किसी को मारते, अवाम उन्नास को मारते, तो फिर उनमें से कोई PTV के कैमरामैन को भी लग जानी चाहिए थी ना, PTV 1 हो या PTV 2 हो या PTV 3 हो। तो ये जो कुछ हो रहा है, दिस अमाउंट्स टू अ टारगेट किलिंग, और मैं समझता हूं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसके इजहार का पाकिस्तान में मेरे जैसे कॉमनर्स को भी आप मौका देते हैं, आप जैसे लोग भी यहाँ बैठ के कौम की बात करने के काबिल हो गए, ये एम्पावरमेंट है पाकिस्तान के लोगों की। ये पाकिस्तान के 18 करोड़ में से जो कॉमनर्स की भारी अक्सरियत है, उनके लिए एक एम्पावरमेंट का रास्ता खुला है। आई टेक इट दिस वे। और इस रास्ते को रोकने के लिए वो ताकतें जो स्टेटस को की ताकतें हैं, और वो ताकतें जो हमेशा इस निजाम का गुड़ अपनी मुट्ठी में तोड़ती हैं और बड़े बड़े कत्ल कारपेट के नीचे वो उनको छुपा देती हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रात से आपने खून की होली दिखाई है, रात से आपने दूसरा गजा जो दिखाया है, रात से आपने जो करबलाए, उसको आप सगीर कह लें, वो आपने दिखाई है। इस सारे को रोकने का एक ही तरीका था कि इनकैपेसिटेटेड हो जाए जो टेलीविजन स्टेशन हैं इस्लामाबाद के अंदर। और आप एक और देखिए कि अगर ये फेडरेशन है और जो यकीनन है, और अगर इसके 4 सूबों की एक जंजीर है जो यकीनन है, मेरा ईमान है, तो फिर पंजाब पुलिस बुला के उसके जरिए से ये सारा कुछ करने का मतलब एक और निकलता है कि वर्दी के नीचे आपने तो कार्ड चेक नहीं करना, जिसको डंडा पड़ रहा है वो भी कार्ड नहीं मांग सकता, जो गैस भुगत रहा है वो भी कार्ड नहीं मांग सकता। इस वक्त कौन चेक करेगा कि इसके अंदर बदमाश नहीं घुसे हुए, ठीक है, इसके अंदर गुल्लू बट नहीं है, और इसके अंदर जो अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पुलिस मुकाबले करने के जाती माहिरीन है वो मौजूद नहीं है। ये कौन चेक करेगा? इसलिए ये बहुत गलत हुआ है ऑप्टिक्स के एतबार से भी कि जिन लोगों को मारा जा रहा है उनको तासुर ये दिया जा रहा है कि पंजाब के अंदर से ये सारी लहर आपके खिलाफ उठी है। मैं सारी कौम को यकीन दिलाना चाहता हूं पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से कि पंजाब के अंदर आपका गम, आपका खून, आपका पसीना, आपका आंसू उसी तरह से अहमियत रखता है जिस तरह आपके मां बाप और बहनों भाइयों के पास है। आपने दुरुस्त कहा, इंटिमिडेट करने की, डराने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपने समा टीवी को वक्त दिया। हमें समा टीवी के सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने ज्वाइन किया। जी मलिक साहब, एक बात जो है ना, मैं अभी गौर कर रहा था कि खास तौर पर कैमरामैन को निशाना बनाया गया है। कैमरामैन किसी भी टीवी की आंख होते हैं और वही जो मनाजिर है वही दिखाते हैं। तो कोशिश गालिबन यही है कि जो चीजें दिखाई जा रही हैं कल रात से लेकर अब तक वो ना दिखाई जाए।
دیکھیے جس طریقے سے یہ ساروں کو مار رہے ہیں، سات کو مارا ہے، لیکن سما کے ساتھ ان کی محبت کا جو معیار ہے وہ باقیوں سے بہت زیادہ ہے. درست کہا. سما کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے یہ مار رہے ہیں. میں پہلے بھی کہا ہے، میں دوبارہ کہتا ہوں کہ پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسیشن اور نیشنل پریس کلب، ان دونوں کو جا کے درخواست دائر کرنی چاہیے چودھری نثار اور وفاقی حکومت کے خلاف. وہی میڈیا جو پچھلے 15 روز سے یہاں کیمپ سجائے بیٹھا تھا کہ ہم کوئی غیر جمہوری کام نہیں ہونے دیں گے. نیشنل پریس کلب اس دھرنے کے مقابلے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہم کوئی غیر آئینی قدم نہیں ہونے دیں گے. اسی میڈیا کو مار رہے ہیں، اس کے سر پھوڑ رہے ہیں ان کیمرہ مینوں کے. تو یہ تو میرے خیال میں اگر یہ دیر کریں گے پی بی اے والے اور نیشنل پریس کلب والے تو یہ زیادتی کریں گے ہمارے اپنے پروفیشن کے، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ورکرز کے ساتھ. 2 کیمرہ مین ہمارے سما والے جس طرح انہوں نے سر اس کا پھاڑا ہے، ایک کو گاڑی کے اندر سے گھسیٹ کے نکال کے اور دوسروں کو پیچھے سے جا کے پکڑ کے جھپٹ کے مارا ہے. جس طرح رپورٹر ایک کو مارا ہوا ہے، باقی 7 کو مارا ہوا ہے. ابھی جاگ ٹی وی کی گاڑی کے اوپر اٹیک کیا ہے. تو مجھے تو اب یہ لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک پلان منصوبے کے تحت آرڈر دیے گئے ہیں. مجھے کوئی شک نہیں ہے یہ ٹارگٹ کر کے اٹیک کیا جا رہا ہے. یہ رینڈم اٹیک نہیں ہو رہا، یہ ٹارگٹڈ اٹیک ہے. اور وہ خاص محبت ہو رہی ہے سما کے ساتھ، اور اس کے اوپر معافی تلافی کافی نہیں ہوگی کہ آگے کہ میں بڑی مذمت کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں پی بی اے ہماری جو ہے اور نیشنل پریس کلب جو ہے وہ جائے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کرتا ہے. یہ تو محبت ندیم صاحب، محبت یہ اس ایسی محبت کرنے کا کہہ کون رہا ہے ان کو؟ پرویز رشید صاحب ٹی وی پر آتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے نوٹس لے لیا، اس کا ایکشن ہوگا. وہی والی بات. پرویز رشید صاحب آ کے اس کو ڈیفینڈ کر کے بتائیں. انہیں کہیے آئے ٹی وی کے اوپر، انہیں بولیے آئے ٹی وی کے اوپر بتائیں کیمرہ مینوں کا سر پھاڑنے کو انفارمیشن منسٹر کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں. اگر کوئی دنیا کا ایسا انفارمیشن منسٹر ہے کہ جو اپنے ہی کمیونٹی کو جس کا وہ وزیر ہے ڈیفینڈ کر لیں گے کہ آ کے کیمرہ مینوں کا سر پھاڑا تھا، یہ کیمرہ مین اسی قابل سے ان کا سر پھاڑا جائے. کہیں انہیں کہ ٹی وی پہ آئیں. کیمرہ مین ٹی وی چینلز کی گاڑیاں توڑی ہیں، رپورٹرز کو مارا ہے، بولنے آئے ٹی وی پہ جسٹیفائی. بلکہ ندیم صاحب میں آن ایئر یہ اناؤنس کرتا ہوں ہم ٹرائی کر رہے ہیں جی پرویز رشید صاحب کو وزیر اطلاعات ہیں کہ آئے اور آ کے ٹی وی پہ کہیں کہ یہ کیمپ تھے سارے اسی قابل تھے، یہ قاتل تھے، چور تھے، ڈاکو تھے، یہ سارے گلیل والے تھے، ان کا ساروں کا سر پھاڑو. جو باقی باتیں ان کا بھی سر پھاڑو، دعوت دیں انہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور گلیل والوں سے تو بات آپ کر رہے تھے، نہ جانے پتہ نہیں کیمرہ والوں سے آپ کی کیا جو ہے وہ آپ کو غصہ ہے. ہم لوگ اب قلم والے نہیں رہے، اب ہم گلیل والے ہو گئے. انہوں نے سر پھاڑے ہیں نا، اب انہیں دعوت دیں کہ آئیں اور کہیں کہ باقیوں کا بھی سر پھاڑو. میں آپ ہی کی بات کو ندیم صاحب ایڈ کرتا ہوں اور میں اناؤنس کر رہا ہوں اس وقت جی ٹی وی پر، سما ٹی وی کی اسکرین پر کہ پرویز رشید صاحب ہم آپ سے ٹرائی کر رہے ہیں کہ آپ سے بات ہو سکے. کائنڈلی آئیے اور اس چیز کو، اس بروٹیلٹی کو، اس ظلم کو جو آپ اگر ڈیفینڈ کرنا چاہیں ڈیفینڈ کریں، جسٹیفائی کرنا چاہیں تو وہ بھی کریں. اور لیکن ایک بات کا جواب ضرور دیجئے گا کہ آخر یہ انعام دیا جا رہا ہے سما ٹی وی کو اپنی نیوٹرلٹی کا. ہم نے کوشش کی کہ ہر سائٹ سے موقف، آپ کا موقف بھی آئے، اپوزیشن کا موقف بھی آئے، اپنے پروگرامز میں، اپنے نیوز میں ہر طرح کا کانٹینٹ ہم نے بیلنس رکھا. جی علی ہم کر کیا رہے تھے پچھلے 20 روز سے؟ ہم نے جتنی کوشش کی ہے، یہ ان کے سارے منسٹرز گواہ ہیں. اسحاق ڈار صاحب سے پوچھ لیں، خواجہ سعد رفیق سے پوچھ لیں، میں نام لے رہا ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھ لیں، عمران خان سے لے کے پوچھ لیں. ان لوگوں کی آپس میں کہ لڑائی نہ ہو جائے، ان کے آپس میں معاملات طے ہو جائیں. سما ٹی وی نے جو کردار ادا کیا، کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے. شاید پرائم منسٹر ہاؤس کے قریب جو کچھ لوگ اندر بیٹھے پرائم منسٹر کو اکساتے رہتے ہیں نا کہ میاں صاحب کھلو جائے ہو، یہ اس قابل نہیں جائے گے، یہ انہیں نس جانے جائے، اسی لہجے میں بولتے ہیں پرائم منسٹر کو یہ باتیں بتاتے ہیں. ان ناعاقبت اندیش لوگوں کو شاید سمجھ نہیں تھی، نہیں تو سما ٹی وی نے ان کے معاملات کو لڑائی کی حد تک جانے سے روکنے کے لیے دن رات ایک کیا ہے، اور انہوں نے آج سما کے اوپر اٹیک کیا. بالکل ناعاقبت اندیشی ہے، یہ ان کی بیوقوفی ہے، ظلم کیا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ. ندیم صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا، آپ بہتر جانتے ہیں ان چیزوں کو، کیا ان کے لیے یا ان کے پاس ہر چیز کا حل ڈنڈا ہی ہے؟ یہ تو ڈنڈا ہی ہے نا میڈیا والوں کے. تو دیکھو کیمرہ اور کیسے بند کرتے، انہوں نے کیمرہ توڑا، کیمرہ دوسرا آ گیا، انہوں نے اپنے کیمرہ مینوں کے سر پھاڑنے شروع کر دیے. ہسپتال ڈالتے جاؤ، ٹھیک ہے یہی ہوگا نا، یہی ہوگا. کتنے اور آ جائیں گے، ہم اور بھیج دیں گے، اس کا بھی سر پھاڑ لو، لیکن کور تو ہم کریں گے. یہ پروفیشن ہی ہمارا یہی ہے، ہم اور تو کچھ نہیں کرتے. اس میں کوئی ہمارا کام یا لکھنا ہے یا رپورٹ کرنا ہے. ہم تو ساری عمر اسی پروفیشن میں رہے ہیں اور ہمارا کوئی دھندا نہیں ہے، کوئی خفیہ کاروبار نہیں ہے ہمارا. ہم رپورٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں. جرنلزم میں جو چیز ہمیں سکھائی گئی تھی ایمانداری کے ساتھ کریں گے جب تک زندہ ہیں. یہ جو کرنا ہے انہوں نے کر لیں. اچھا، ان کو لگتا ہے کہ اس طرح کرنے سے ندیم ملک صاحب میڈیا وہاں پر جو موجود ہے وہ بھاگ جائے گا؟ ان کے پاس 2 طریقے ہیں جی. انہوں نے، میں معذرت چاہتا ہوں ان سارے لوگوں کے ساتھ کہ جو تو پیسے سے مانتا ہے پیسے سے مان جائے، جو پیسے سے نہیں مانتا اس کو ڈنڈا مار دو. یہ ڈنڈے سے پھر منانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ڈنڈے سے مان جائیے، علی حیدر صاحب آپ بھی ڈنڈے سے مان جائیے. بالکل ایسے ہی. اور ایک بات ندیم صاحب ثابت ہو گئی ہے، جس طرح فیلڈ میں مار پڑ رہی ہے نا میڈیا والوں کو، ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ ہر کوئی، بلکہ اکثریت میں آج آن ایئر کہہ رہا ہوں، ہر کوئی لفافے سے نہیں مانتا. اپنی ذمہ داریاں میڈیا والے نبھا رہے ہیں، آج بھی نبھا رہے ہیں. اور ایسا تو ندیم صاحب
जंग ज़दा इलाकों में भी नहीं होता, ऐसा तो इराक अफगानिस्तान में भी नहीं होता था कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो मीडिया वालों को निशाना बनाए। देखिए, अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर ने रॉयटर्स के दो जो थे रिपोर्टर्स ग्राउंड के ऊपर, उनको हिट किया था ऊपर में। बाद में इन्होंने कह दिया था फ्रेंडली फायर है। पूरा अमेरिकी मीडिया जो था, उन्होंने वो वीडियो लीक की गई अंदर से, ऑर्गेनाइजेशन से। सिक्योरिटी वालों ने भी पसंद नहीं किया कि हमने मीडिया पे अटैक कर दिया, और पूरी दुनिया में उनकी जग हंसाई हुई कि इन्होंने 2 कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो है मार दिए हैं ऊपर से। तो वो तो 2 मारे थे, यहाँ तो ढूंढ के मार रहे हैं। वो तो ऊपर से हेलीकॉप्टर था, वो उसने गन शॉट ले लिए थे, यहाँ जमीन से आके मार रहे हैं, और ऊपर से जो शेलिंग हो रही है वो लेदर से है। तो ये तो डंडे ढूंढ के मार रहे हैं। क्या हो, देखो ये कौन सा है, कैमरामैन किस चैनल का है, पहले पकड़ो इसको, आइडेंटिटी चेक करो, फिर इसका सर फोड़ो। अच्छा, गुलेल वालों की बात आपने इससे पहले की थी। वैसे इसके लिए उनको माफी मांगने के लिए ऑन एयर ना लीजिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ, इस काम के लिए उनको माफी मांगने के लिए ऑन एयर ना लीजिएगा। मैं अपनी समा की मैनेजमेंट से भी और पीबीए वालों से भी और नेशनल प्रेस क्लब वालों से भी सारे देख रहे होंगे, उन सारों से कहता हूँ इनके खिलाफ जाके दरखास्त दायर करें, अटेम्प्टेड मर्डर की। जितने हमारे लोग जख्मी हैं सब पे ऊपर कातराना हमले की दरखास्त दायर करें इनके खिलाफ। बिल्कुल। नदीम साहब कहेंगे आगे से ये, और जो मुझे अब तक फील हो रहा है कि जवाब ये आएगा कि जी हमने एक तो नोटिस ले लिया है, ऊपर से कमीशन बना दिया गया है, इंक्वायरी बिठा दी गई है, ये वही है जैसे मॉडल टाउन थाने में हुआ। मैं मॉडल टाउन से इसको रिलेट ही नहीं करता। मुझे मॉडल टाउन से क्या है, इनका ताल्लुक आदिल से जो मर्जी इशू था, इन्होंने मीडिया वालों पे अटैक किया क्यों? मीडिया का काम तो कवर करना था ना, हम तो कवर कर रहे थे। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम पैट हैं, पीटीआई हैं, नून लीग, हम क्या है, हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारा काम रिपोर्टिंग करना है। मैं मॉडल टाउन को कोई नहीं जिक्र करता, हमारे साथियों को जिनको मारा है उसका ये हिसाब है। ठीक है। बहुत शुक्रिया मैरीन अनवर राजा साहिबा आपका। अब तक आप सारी गुफ्तगू भी सुन रही थी, आपने मनाजिर भी सारे देखे, जिस तरह से खास तौर पर एक तो मीडिया को टारगेट किया गया, और जैसा कि नदीम मलिक साहब कह रहे थे, न जाने समा के साथ ऐसी क्या खास मोहब्बत बढ़ती जा रही है। आपको समझ आता है कि ऐसा किया क्यों जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली हैदर, मैं शदीद मजम्मत करती हूँ जो इन्होंने समा के कैमरामैन और जो वहाँ रिपोर्टर्स हैं उनको उन्होंने ढूंढ के चुन के मारा। इसके पीछे क्या कंस्पिरेसी है मीडिया के खिलाफ, या क्या इनके अज़ाइम है मीडिया के खिलाफ? ARY वालों को इन्होंने मारा, इन्होंने जाग वालों को मारा, और दुनिया के कैमरामैन को मारा, और कई ऐसे जो अपनी नौकरी कर रहे हैं, जो अवाम के, इन्होंने कौम की आंखों को और कौम के जो कान हैं उन पे इन्होंने ज़रब लगाई है। ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है, मीडिया कौम की आंखें हैं और कौम के कान हैं। ये डेमोक्रेसी ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ये मैं समझती हूँ कभी नहीं चल सकती। डेमोक्रेसी के अंदर एक बैलेंस होता है, और सियासत और जमहूरियत का ये बैलेंस अगर ख़त्म हो जाए तो वो फिर डिक्टेटरशिप बन जाती है, और वो सियासत और जमहूरियत नहीं रहती। आज मैं इस चीज़ की भी मजम्मत करती हूँ कि कल रात को जिस तरह इमरान खान साहब के जो लोग वहाँ पे आए हुए थे, कारकुन आए हुए थे, और जो पैट के कारकुन आए हुए थे, उनको जिस तरह शदीद मारा पीटा गया और शेलिंग की गई, देखिए ये हालात ही नहीं आने चाहिए। बिल्कुल। इरशाद आरिफ साहब सीनियर सहाफी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इरशाद आरिफ साहब, हमने गुफ्तगू सुनवाई, अभी ख्वाजा साद रफीक साहब की भी बात सुनी। इससे पहले परवेज रशीद साहब आए, उन्होंने कहा कि जी इसका हम सख्ती से नोटिस लेंगे, और यकीन कीजिए उसके चंद लम्हों के बाद ही समा के एक और कैमरामैन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसका सर फोड़ दिया गया। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये उज़्र गुनाह बदतर गुनाह है। जब खुद भी अहकामात दिए गए हैं कि जी ये चीज़ें टीवी पर नहीं आनी चाहिए, कैमरामैन को रोका जाए, सहाफ़ियों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को रोका जाए, DSNG को तोड़ा जाए, तो फिर कोई एक्शन क्या ले सकता है? ये सिर्फ शलजमों से जो मिट्टी झाड़ने वाली बात होती है। हकीकत यह है कि इस दौर में नहीं, माजी में भी मियां नवाज शरीफ साहब की जब तक हुकूमत रहती है, सहाफ़ियों के लिए उस वक्त चैनल, प्राइवेट चैनल तो होते नहीं थे, सहाफ़ियों के लिए, प्रिंट मीडिया के लिए मुश्किल वक्त होता था, क्योंकि ये आज़ादी इजहार को सिर्फ अपने लिए जायज़ समझते हैं। जब अपोजिशन में हूँ तो इनके पैमाने कुछ और होते हैं, जब ये हुकूमत में आते हैं तो इनकी कोशिश होती है कि हर दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, हर आवाज़ बंद कर दी जाए। मैं हैरान तो इस बात पे हूँ कि जब 77 में ऐसी सूरत हाल हुई थी तो एतबार हसन साहब ने इस्तीफा दिया था वजारत से,
मुस्लिम लीग नून में एक भी गैरतमंद शख्स नहीं है जो इस मौके पर इस्तीफा दे के जो जुल्म भी हुआ है 79 लोगों पर हुआ है। कल से हम देख रहे हैं, फुटेज देख रहे हैं। अब मीडिया मैं वही इरशाद आरिफ साहब अर्ज करता चलूं कि जो प्रोटेस्टर्स कर रहे हैं हमने सिर्फ वो दिखाया, कौन सही कौन गलत ये जज करना हमारा काम नहीं है। लेकिन क्या कैमरामैनों के पास डंडे थे, क्या रिपोर्टर्स के पास डंडे या कुछ और था? हमारे पास तो ये माइक है या कैमरा है, तो इनको मीडिया से क्या किस बात का डर? इस बात का डर है कि ये जो जुल्म कर रहे हैं, 3 लोग इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं, इसको कोई दिखा ना सके, कौन को पता ना चल सके। ये चाहते हैं मुकम्मल ब्लैक आउट हो और सानिया मॉडल टाउन की तरह का एक और सानिया हो तो लोगों को पता ना चल सके। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि इस मीडिया को परवेज मुशर्रफ ने आज़ादी दी, फिर जब पाबंदी लगाई तो उसका हशर जो भी हुआ वो सबके सामने है। ये पाबंदियां, ये जुल्म सितम, ये बर्बरियत जो है हुक्मरानों को ना बचा सकती है ना कोई फायदा पहुंचा सकती है। अपना केस ये खुद कमजोर कर रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि जो सियासी कारकुनों के साथ, मजहबी कारकुनों के साथ हो रहा है वो भी जुल्म था और जो अब मीडिया के लोगों के साथ हो रहा है वो भी जुल्म है। अब से कुछ देर पहले जिस तरह चीजें अनफोल्ड होना शुरू हुई, हमने डेवलपमेंट्स देखी। नदीम मलिक साहब आपसे कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे और एक बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है कि अभी तक किसी बड़े ओहदेदार में, हुकूमती ओहदेदार में इतनी जुर्रत, इतनी इखलाकी जुर्रत पैदा नहीं हो पाई कि वो आए, इस चीज पर बात करे। डिफेंड करना तो दरकिनार, इस चीज पर बात भी वो नहीं कर पा रहे कि आखिर क्यों इन निहत्ते मीडिया मैन को निशाना बनाया गया। मेरीन अनवर राजा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। मेरीन साहबा, मैं इस चीज पर एक तो अफसोस कुना भी हूं, गम भी है कि समा टीवी, मैं बाकी टीवी चैनल्स की बात भी करूंगा, हर किसी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, आप भी व्यूवर रही हैं समा टीवी की। समा टीवी ने गैर जानिबदारान नशरियात सामने रखी नाजरीन की और ये सिला मिला में उसका। देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है कि एक गैर जानिबदाराना आपका जो समा चैनल का, और दिखाते भी रहे और नदीम अभी बात कर रहे थे, और जिस तरह इन्होंने तरीके से रात को इन्होंने, मैं समझती हूँ गवर्नमेंट का और अपोजिशन का जो ये पीटीआई थी और एक मीडिएशन का किरदार अदा किया। और मैं देख रही थी कि शाह महमूद कुरैशी और डार साहब आपस में बात कर रहे थे। मैं उम्मीद नहीं कर सकती थी कि ये मामलात इस जहाँ चले जाएंगे। देखिए, 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। आपने देखा कि गवर्नमेंट की अपनी सफ़ों में नवाज शरीफ साहब को चाहिए, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, कि वो पहले अपनी सफ़ें साफ करें। उनकी अपनी सफ़ों में बहुत बड़ा डिस्कनेक्शन है और उनके अपने ही जो मामलात हैं वो अपने कंट्रोल में नहीं हैं। ये किस तरह हो सकता है? अभी जब मीडिया पे आए तो कह रहे थे कि जी मुझ पे भी डंडा चलाने की कोशिश की। देखिए, ये किस तरह हो सकता है कि इंटीरियर मिनिस्टर वहां पे आए हैं, चक्कर लगा के गए हैं, और उन्हीं की पुलिस जो है उनके एक मिनिस्टर को मार रही है, समा के रिपोर्टर्स को मार रही है, उनकी वैन तोड़ रही है। मामलात इस वक्त तमाम जो हैं, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता देती हूँ, बल्कि ये आप समझें कि ये बिल्कुल कि इनके हाथ, गवर्नमेंट के हाथ से निकल चुके हैं। ये मामलात किसी थर्ड फोर्स के हाथ में चले जा चुके हैं। खान साहब भी ये बात कर रहे थे, इन पुलिस वालों में सारे पुलिस वाले ही हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि पुलिस जो है उसने अहकामात माने हैं अपने जो बॉस है, और बॉस को कहाँ से अहकामात मिल रहे हैं, किस एग्जीक्यूटिव से मिल रहे हैं, इसको देखना है। ये कभी नहीं हो सकती पुलिस खड़ी रही है और एकदम उन्होंने मार तोड़ शुरू कर दी है। देखिए, हुकूमत के हाथ से मामलात जा चुके हैं, अब इनके हाथ में कोई चीज़ नहीं रही। नवाज हुकूमत का एक प्रॉब्लम रहा है कि जैसे इन्होंने जुडिशरी पे, जजेस पे हमला किया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई की। ये किस तरह, आज का दौर वो दौर नहीं है। अगर ये लोग आ रहे थे, एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, गो के इमरान खान साहब ने और ताहिरुल कादरी साहब ने भी जो कमिटमेंट किया उस पर पूरे नहीं उतरे। उन्होंने कहा हम रेड जोन पे नहीं आएंगे, फिर वो वहां पे आ गए। हुकूमत ने बहुत सब्र का मुजाहरा किया। मैं मानती हूँ अगर यहां तक भी आ जाते तो क्या आपका मामला उनके साथ था, ठीक है, वो गलत या सही वो हमारी बहस और हमारा काम भी नहीं है उसको जज करना। मीडिया का काम था अपनी जिम्मेदारियां निभाना, और आपने इस बात की तसल्ली करवाई थी। और मीडिया ये काम कर रही थी। मीडिया पे अटैक करने का मतलब ये है कि इनकी बर्दाश्त का लेवल खत्म हो गया है। डेमोक्रेसी ऑफ एक्सट्रीमिज्म नहीं चल सकती, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जमहूरी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इजाजत नहीं दे सकती कि डेमोक्रेसी ऑफ एक्सट्रीमिज्म की तरफ आप जाएं। नवाज शरीफ साहब को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए, परवेज रशीद साहब को फौरन आना चाहिए, वहां पे मैदान में आना चाहिए और वहां पे जवाब देना चाहिए। ये माजरत अब नहीं चलेगी, बहुत माजरत हो चुकी। अवाम के दिलो दिमाग गुस्से से भरे हुए हैं, इस गुस्से को ठंडा
کنڈکٹ کرنا ایک جمہوری شخصیت کے ذمے ہے, اور وہ جمہوری شخصیت اگر محترم نواز شریف صاحب ہیں تو وہ کریں. دیکھیے پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ اور ہے, اور جو طاہر القادری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر ریکارڈ ہو. بھائی ایف آئی آر میں جو دفعات وہ کہتے ہیں, آپ اس کو, یہ کون سا قانون آپ کو روک رہا ہے؟ کمیشن کی رپورٹ آپ کے خلاف آ چکی ہے, جو کورٹ ہے انہوں نے کہہ دیا کہ ایف آئی آر آپ داخل کریں. دیکھیے یہ ایک ڈکٹیٹرشپ کی ہم بات کرتے تھے, اس ملک میں ضیاء الحق آیا ہے, بہت بدترین ڈکٹیٹر تھے, اور بھی 3-4 ڈکٹیٹر, پرویز مشرف آئے تھے. یہ جمہوری حکومت ہے, ان کو جمہوری رویہ اختیار کرنا چاہیے. یہاں پر ایک اور پوائنٹ, اور آپ جتنے لوگ مارتے جائیں گے, آپ سما کے اینکرز کو ماریں گے, آپ ان کے کیمرہ مین کو ماریں گے, آپ ان کے رپورٹرز کو ماریں گے, میں بالکل کلیئرلی کہنا چاہتی ہوں یہ اور نکلیں گے. اور یہ بہت خطرناک. ایک اور پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا, جو پرویز رشید صاحب آتے ہیں میڈیا پہ, جب پہلی بار سما ٹی وی کے کیمرہ مین اور ان کے رپورٹرز پر تشدد کیا گیا, اور دیگر, میں صرف سما ٹی وی کا نام لے رہا ہوں کیونکہ نہیں لوں گا, کیونکہ دیگر کیمرہ مین جو ہیں اور ٹی وی چینلز کے, ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اچھا, اور اس کے بعد آتے ہیں پرویز رشید صاحب اور کہتے ہیں کہ سختی سے نوٹس لیا ہے, اس کا ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. اس کے بعد اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں, یا تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا تو پھر آپ نے غلط بات کی ٹی وی پر آ کے, اور آپ نے ہدایات جاری کی ہوئی ہیں کہ ان کو جتنا ان کو آپ مار سکتے ہو, جتنی پھینٹی لگا سکتے ہو, ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں رہی. بالکل کلیئر ہو گئی یہ چیز. ایک انفارمیشن منسٹر ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتا. یہ دلائل اور گلیل کی بات کرتے ہیں. دلائل, اگر طالبان سے یہ ٹاکس کرتے رہے ہیں, اور ان کی حکومت کو 1.5 سال ہوا ہے, 1.5 سال تک آپ 1.25 سال کریں, ٹاکس کرتے رہیں, 17 دن ان پہ بھاری ہو گئے. اگر وہ جا رہے تھے آگے, گو کہ میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بھی حد ہی کر دی ہے. عمران خان صاحب نے بھی حد کر دی. آج انہوں نے کہا بغاوت کرو. عمران خان صاحب کو یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھی. سول نافرمانی پہ بھی ہمیں تحفظات ہیں, مگر وہ ایک ایکسٹریم قدم ہے کہ آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. چلیں, اس تک تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکل فرسٹریٹ ہو چکے تھے, مگر ایک پولیٹیکل لیڈر کس طرح کہہ سکتا ہے کہ آپ بغاوت کریں؟ اگر یہ بات آرٹیکل 6 کے زمرے میں, کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ ہی بالکل, آپ قوم کو کہہ رہے ہیں, آپ اپنے ورکرز کو کہہ رہے ہیں, آپ پاکستانی قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں عمران خان صاحب کو بھی بہت سمجھداری سے اس وقت کام لینا پڑے گا, اور فوکس ہونا پڑے گا کہ آپ کا ایشو کیا ہے. اور طاہر القادری صاحب کو بھی بالکل, ان کی رات کو جس طرح شیلنگ ہوئی, اور ان کی صحت, کچھ بھی ہو سکتا تھا. آخر وہ اتنی بڑی فالوئنگ رکھتے ہیں طاہر القادری صاحب, گو کہ وہ ایک کینیڈین سٹیزن ہیں, اور ان کے انٹرسٹ باہر زیادہ ہیں, یہاں کم ہیں, مگر اس کے باوجود وہ پاکستانی شہری بھی ہیں. ہمیں حکومت کو چاہیے کہ ان کا بھی اس طرح خیال رکھیں. اور یہ خان صاحب نے بھی تقریر میں بھی کہا, انہوں نے کہا کہ میں خواجہ سعد رفیع کو بالکل خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ وہ وہاں پہ آئے, اور ان کی کوئی کوارڈینیشن نہیں تھی. انہوں نے, میں سمجھتی ہوں, حکومت پہ احسان کیا ہے. اپنی جو فیس سیونگ کرنے کی انہوں نے کوشش کی, انہوں نے بھی صاف بات کی ہے. مگر میں کہتی ہوں خواجہ سعد رفیع اپنے انفارمیشن منسٹر کے پاس جائیں, وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کریں, اور جو میڈیا پہ اٹیک ہوا ہے, میڈیا کو میں پھر, ٹھیک ہے آپ لوگ بہت پیسے کماتے ہیں, مگر آپ عوام کے کان ہیں اور آپ عوام کی آنکھیں ہیں. آپ پہ اٹیک کرنے کا مطلب ہے آپ نے عوام کی آنکھوں کو اندھا کرنے کی کوشش کی ہے, اور جو حکومت عوام کے زور پہ آتی ہے اور عوام کو ہی اندھا کرنا چاہتی ہے, اس کا انجام کیا ہوتا ہے. مجھے تو آج بہت افسوس ہے. میں جب عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب بھاگے ہوئے چیف آف آرمی سٹاف کے پاس گئے, مجھے اس دن میں سمجھتی تھی یہ میرے افسوس کی آخر ہے. مگر آج جب میڈیا پہ اٹیک ہوا ہے, قوم کی آنکھوں کو اندھا کرنے کی کوشش کی ہے, میں سمجھتی ہوں میرا جو دل ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں وہ سما ہو, وہ ARY ہو, وہ جاگ ٹی وی ہو, وہ دنیا ہو, یا اور جتنے چینلز ہیں, وہ دن ہو, آپ کا کوئی بھی چینل ہو, یہ افسوسناک ہے. پرائم منسٹر صاحب پہلے آتے جو کام کریں وہ اس چیز کا نوٹس لیں اور فل احکامات جاری کریں. کوئی کمیشن نہیں, کوئی کچھ نہیں, بالکل دستی یہ کام کریں جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. آخر آپ ایسا کیا کرنا چاہ رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ میڈیا کی آنکھیں یوں ہی ہم پہ ٹکی رہیں تو مسئلہ خراب ہو جائے گا؟ دیکھیے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ماسٹر مائنڈ آف ریگڈ الیکشن 2013, اس نے 4 باکسز بنائے, خیبر پختونخوا, سندھ اور پنجاب, بلوچستان, بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو وہ انٹر کیا, اور اب سب کو فیل کر کے یہ کلائمیکس سین ہے جمہوریت کا.
اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو نواز شریف صاحب اپنی ہی صفوں میں دیکھیں کیا کوئی لالچی تو نہیں ہو گیا پرائم منسٹر بننے کے لیے؟ نہیں تو پھر کیا کوئی آپ کو نکالنے کے لیے آپ کی ہی صفوں میں سرگرم تو نہیں ہو گیا؟ یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن میں اس پوائنٹ پر آؤں گا کہ آپ جب ہدایات جاری کر چکے ہیں، ایک واقعہ صبح پیش آیا ناظرین، جب ہدایات جاری کر دی گئی، پرویز رشید صاحب نے خود آ کر کہہ دیا ٹی وی پر کہ ہم نے اس کا نوٹس لے لیا ہے. اس کا مطلب ہے مہرین صاحب یا تو ہدایات آپ کی پہنچی نہیں یا پھر آپ نے ہدایات جاری نہیں کی، آپ نے پولیس کو نہیں روکا. اور ایک اور بات، یہ خالی ذمہ داری پرویز رشید صاحب کی نہیں ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، انٹیریئر منسٹر کہاں ہے؟ انٹیریئر منسٹر صاحب کی ذمہ داری ہے. پرویز نوٹس کس چیز کا لیا ہے؟ جب صبح انٹیریئر منسٹر آئے ہیں تو وہ کیا کر کے گئے ہیں؟ کیا وہ احکامات دے کے گئے ہیں؟